नमस्कार छात्रों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम से शब्दकोश पढ़ेंगे। भाषा का कोई भी रूप जब तक बोलचाल के रूप में प्रचलित रहता है, तब तक लोग अभ्यास और प्रयासों के आधार पर ही शब्द के अर्थ समझ लेते हैं। पर जब कोई भाषा पुरानी हो जाती है और उसके बोलने वालों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी उस भाषा की जानकारी आवश्यक प्रतीत होने लगती है, तब उसके शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्दकोशों का निर्माण जरूरी हो जाता है। शब्दकोश का अर्थ एवं परिभाषा। शब्दकोश शब्दों का ऐसा संग्रह होता है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का उल्लेख किया जाता है। इसके लिए अंग्रेजी में डिक्शनरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्दकोश को परिभाषित करते हुए भोलानाथ तिवारी कहते हैं, कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें भाषा विशेष के शब्द आदि का संग्रह हो या संग्रह के साथ उनके उसे या दूसरी या दोनों भाषाओं में अर्थ, पर्यायवाची या विलोम हो, या विशिष्ट अथवा विभिन्न विषय की प्रविष्टियों की व्याख्या, नामों, स्थान, व्यक्ति आदि का परिचय या कथन आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप में हो। क्रमबद्ध का मतलब जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इसी तरह से वर्ण भी क्रमबद्ध रूप में लिखे होते हैं। इस प्रकार आप इसको संक्षिप्त में हम परिभाषा इस तरह से कर सकते हैं कि इस प्रकार शब्दकोश का वह ग्रंथ है जिसमें शब्दों के व्याकरणिक निर्देश देने के साथ साथ उनके अर्थों को भी स्पष्ट किया जाता है। शब्दकोश के प्रकार। शब्दकोश के प्रकार उनकी भिन्नताओं के आधार पर निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक भाषी कोश। एक भाषी शब्दकोश से अभिप्राय ऐसे संग्रहों से है जिसमें लक्ष्य भाषा व स्रोत भाषा दोनों ही एक होते हैं, अर्थात स्रोत भाषा के शब्द के सम्यक वर्ण विन्यास, अर्थ, प्रयोग, पर्याय आदि स्रोत भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। उदाहरणार्थ हिंदी शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश आदि। फिर दूसरा है द्विभाषी शब्दकोश। द्विभाषी शब्दकोश से अभिप्राय ऐसे संग्रह से है जिनमें स्रोत भाषा के शब्दों के सम्यक वर्ण विन्यास, अर्थ, प्रयोग, पर्याय आदि लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरणार्थ हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, हिंदी उर्दू शब्दकोश, अंग्रेजी उर्दू शब्दकोश। आपने यहाँ देखा कि यहाँ दो भाषाओं का जो शब्दकोश होता है उसे द्विभाषी शब्दकोश कहते हैं। फिर है परिभाषिक शब्दावली शब्दकोश। इसका तीसरा प्रकार है विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने शब्दों की परिभाषिक शब्द कहते हैं, अर्थात विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को परिभाषित शब्दकोश कहते हैं। किसी भी भाषा के पारिभाषिक शब्दों का सीधा संबंध उस भाषा के सांस्कृतिक एवं वैचारिक विकास से होता है। सामाजिक विकास की इस परंपरा के साथ भाषा जटिल होती है, साथ ही उसमें नवीन संकल्पनाओं का भी जन्म होता है, जिसके पश्चात इन संकल्पनाओं की परिभाषित शब्दावली निर्मित की जाती है। इस प्रकार परिभाषिक शब्द वे हैं जिन्हें क्षेत्र विशेष में निश्चित परिभाषा में सीमित कर दिया जाता है और वे उसी क्षेत्र में ठीक उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात जिनका प्रयोग सिर्फ उसी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। चौथा प्रकार है बहुभाषी शब्दकोश। तो इसको हम देखेंगे कि कई बार कोशों में दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी कोश में एक स्रोत भाषा के शब्द का अथवा व्याख्याओं को एक से अधिक भाषाओं में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे बहुभाषी कोश कहा जाता है। उदाहरणार्थ तमिल अंग्रेजी, हिंदी शब्दकोश, हिंदी अंग्रेजी, मलयालम शब्दकोश आदि।
तो अभी हमने छात्रों इस तरह से आपको शब्दकोश के प्रकारों की जानकारी दी। अब हम पढ़ेंगे शब्दकोश की रचना। शब्दकोश का संग्रह करना किसी भी भाषा के शब्दकोश का प्रमुख आधार होता है। वह अत्यंत जटिल एवं लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि शब्दों का चयन करते समय एक बड़ी समस्या यह होती है कि किन किन शब्दों का चयन किया जाए और किन शब्दों का नहीं। शब्दकोश में शब्दों का संकलन मुख्यतः दो स्रोत से किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न कर सकते हैं कि शब्दकोश के शब्दों का संकलन मुख्यतः कितने स्रोत में किया जाता है। यहाँ हमें उत्तर मिलेगा 2 स्रोत में। नाम बताइए। एक है लिखित साहित्य से, दूसरा है लोक व्यवहार से। तो पहला हम पढ़ेंगे लिखित साहित्य। लिखित साहित्य से शब्दों का संचयन का अर्थ विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं में लिखे गए साहित्य के लिए गए शब्दों से है, जिन्हें संग्रहित करके शब्दकोश में संकलित किया जाता है, जैसे संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, तमिल साहित्य, बांग्ला साहित्य आदि। लोक व्यवहार से अभिप्राय लोगों द्वारा परस्पर बातें करते समय प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट शब्दों से है, जो उनकी भाषा के महत्वपूर्ण अंग बन गए होते हैं तथा जो विभिन्न लोक भाषाओं या बोलियों अथवा विभिन्न संस्कृतियों से संपर्क स्थापित होने के कारण निर्मित होते हैं तथा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इंग्लिश, इन्फोटेनमेंट आदि। इस प्रकार उपयुक्त प्रक्रिया द्वारा शब्दकोश में नए नए शब्दों का संकलन किया जाता है। शब्दकोश की प्रयोग पद्धति, इस पर हम दृष्टि डालेंगे कि शब्दकोश की प्रयोग पद्धति क्या है। शब्दकोश में शब्दों का संकलन इस प्रकार किया जाता है कि पाठक उसका प्रयोग सहजता पूर्व कर सके। शब्दकोश प्रयोग के सामान्य नियम निम्नलिखित है। अक्षर क्रम शब्दकोश में शब्दों का संचयन भाषा के वर्णों के अनुक्रम में किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि जो वर्ण होते हैं वो क्रम से आते हैं। पाठक को उक्त भाषा की वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप हिंदी भाषा की वर्णमाला में स्वरों को व्यंजन से पहले रखा जाता है, इसलिए शब्दकोश में भी उनका स्थान व्यंजनों से पहले ही होता है। आपने देखा यहाँ पर आपको दिखाए जाते हैं स्वर और व्यंजन। इस तरह से हिंदी में नव विकसित ध्वनियाँ ड़ व ढ तथा आगत ध्वनियाँ, आगत मतलब जो दूसरी भाषाओं से आई है, जैसे ख ज फ, ये उर्दू फारसी से है। ड ब ढ तथा ख ज क फ के साथ रखा जाता है। संयुक्त व्यंजन हम जानते हैं क्षेत्र ज्ञ स्र। क्षेत्र ज्ञ स्र को शब्दकोश में क्रम से क त ज तथा श के साथ रखा जाता है। इनका निर्माण अब इसमें देखेंगे हम लोग छात्रों कि यहाँ पर ड यानी कि क वर्ण का पंचम अक्षर, च वर्ण का पंचम अक्षर न, व और न का मतलब होता है त थ ध न, यानी कि इसका भी पंचम वर्ण से कोई शब्द आरंभ न होने के कारण, अर्थात इन वर्णों से कोई शब्द शुरू नहीं होता। इनका शब्दकोश में अलग से कोई अध्याय नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब जिस तरह से घुड़सवार होता है अर्थात घोड़े पर बैठता है, इसी तरह से शब्द के यानी कि वर्ण के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, उसे अनुस्वार। वह अनुनासिक, अनुनासिक यानी कि नाक से बोलने वाला चंद्र और बिंदु ध्वनियों के शब्दकोश में वर्णों से पहले रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को वर्णानुक्रम में संकलित करने के साथ साथ शब्दों की संरचना में स्वाभाविक रूप से विद्यमान मात्राओं के क्रम का भी अनुपालन किया जाता है। मात्राओं का यह अनुक्रम प्रथम वर्ण के संदर्भ में ही नहीं बल्कि दूसरे, तीसरे, चौथे आदि वर्णों के साथ भी बनाए रखा जाता है।
व्याकरण कोटि संबंधी संकेत शब्दकोश में प्रत्येक शब्द की व्याकरणिक कोटिक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि से संबंधित संकेत दिए जाते हैं, अर्थात इनको संक्षिप्त रूप में जैसे लिखा जाता है पुल्लिंग पु, और यहाँ पर हमने लाघव चिन्ह लगाया यो से योजक। इस तरह से आपके सामने ये मैंने पूरी की पूरी आपको एक जो लिखी हुई है जिसके अंदर हम देखेंगे कि एक सूची टाइप बना रखी है। इसको हम पढ़ेंगे कि जैसे स्त्री, स्त्रीलिंग, उभय, उभयलिंग, सर्व, सर्वनाम, वि विशेषण, प्रविशेषण, पु वि पुल्लिंग या विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, निपात, यो से योजक, स क्रिय सकर्मक क्रिया, अक्रिय अकर्मक क्रिया, क्रिवी क्रिया विशेषण, विस्मय विस्मयादि बोधक, परसर्ग जो हमारे कारक होते हैं बेटा उनमें परसर्ग चलते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से परसर्ग होंगे। संबोधन यानी कि संबोधन कारक होता है बेटा, ये 8वीं विभक्ति, विभक्ति, अव्यय, बहु से बहुवचन। भाषिक स्रोत संबंधी संकेत, इन संकेतों के द्वारा शब्दकोश में संकलित किए गए शब्द के विषय में बताया जाता है कि वे कहाँ से ग्रहण किए गए। यथा भाषिक स्रोत संबंधी संकेत हम देख सकते हैं, स ऊपर इस पर क्या है बिंदी और नीचे संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पु से पुर्तगाली, फ्रांसीसी, रूसी और बो से बोलचाल। विषय से संबंधित संकेत यानी ग जैसे लिखा और उसमें एक चिन्ह यानी कि लाघव चिन्ह टाइप होता है छोटा, वो गणित, साहित्य, का से कानून, ज्यो से ज्योतिष, चे से चिकित्सा शास्त्र, जया से जयामिति जो हम गणित में पढ़ते हैं, व्या से व्याकरण। शब्दकोश का महत्व, अब इसके बाद हमने अभी ये सारणी पढ़ी, इस सारणी के बाद में हम शब्दकोश का महत्व समझेंगे। वर्तमान समय में शब्दकोश का अत्यंत महत्व है, इसके माध्यम से हमें अनेक शब्दों के अर्थ सरलता से ज्ञात हो जाते हैं। साथ ही ये हमें किसी भी शब्द के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसका सबसे अधिक महत्व यह है कि सभी शब्द हमें एक ही कोश पुस्तक में मिल जाते हैं और हमें जगह जगह इनके लिए नहीं भटकना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने आपको शब्दकोश की जानकारी प्रदान की। धन्यवाद। इसे आप ध्यान से पढ़िए और जो परेशानी है वो मुझसे समझिएगा।